हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी क्लास 7 का अध्याय नंबर 14 पौधों में संवहन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट ही नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। तो हम लोग पढ़ते स्टार्ट करते हैं। आपने पौधों को पानी डाला होगा, क्या किसी ने पानी डालते हुए देखा होगा? क्या आपने कभी सोचा है वो पौधे में पानी क्यों डाला जाता है? यदि उनमें पानी ना डाला जाए तो क्या होगा? प्रश्न यह है कि पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं। आखिर हम पानी डालें वो जल का वो कैसे लेते हैं, आइए इसे जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। इसको आपको दो गमले दिख रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या, दो नन्हे पौधों को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लीजिए। एक की जड़ काट कर हटा दीजिए और दोनों को दोनों पानी से भरे अलग अलग गिलास में डाल दीजिए। कुछ समय बाद दोनों में क्या अंतर पाइएगा आपको दिख जाएगा। पौधे की जड़ों में धागे जैसी संरचना जो होती है ना, धागे जैसी, वो मूल रोम होती है। मूल रोम मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। यही मूल रोम, जो धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, यही ये मूल रोम होता है और यही जल का अवशोषण करते हैं। अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए अब फिर क्रियाकलाप 2 देखिए। अब जड़ सहित 2 छोटे पौधे उखाड़िए और ध्यान रखिए जड़ कम से कम क्षतिग्रस्त, ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, और उन्हें ऐसे धो ले जैसे मिट्टी कम से कम लगी हो। अब 2 गिलास लीजिए जिनका आधा भाग पानी से भरा हो। एक में लाल रंग डाल के पानी को रंगीन बना दीजिए। इसके बाद दोनों पौधों को अलग अलग गिलास में रखिए। 2-3 घंटे के बाद दोनों पौधे के तनों को ब्लेड से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट कर अवलोकन कीजिए। क्या बी के पौधा में कुछ रंगीन धब्बे दिखाई देते हैं? बी के हाँ दिखाई देते हैं। हैंडले से अवलोकन कीजिए। मूल रोम जल और जल में घुले खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण के बाद जलों, तनों और पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में ना एक पादप जैसी वाहिकाएं होती है। इन वाहिकाओं द्वारा ही संवहन की क्रिया होती है। ये वाहिकाएं क्या होती है ये हमको जानना है। देखिए, वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती है। जो वाहिकाएं होती है ना, वही क्या करती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती है। जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधे के अंग में जाइलम नामक ऊतक होते हैं। मतलब ये सवाल आएगा कि खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में कौन सा ऊतक आता है, तो उसका नाम है जाइलम ऊतक होता है। हाँ, जल और खनिजों को जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ बनाता है और जो जड़, तना और पत्तियों तक फैला रहता है। तो ये पिक्चर देख लीजिए, जाइलम का दे रहा है इसमें, यही मतलब जड़ को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो। तो पौधे के जो संवहन ऊतक होते हैं वो होता है जाइलम। ये क्या करता है, जल प्लस खनिज लवणों का संवहन करता है। एक फ्लोएम जो भोजन का संवहन करता है। इन टोटल 2 होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज लवण का संवहन करता है। भाई इनका डिपार्टमेंट है जल और खनिज लवण, और फ्लोएम का डिपार्टमेंट है भोजन का संवहन। तो पौधे में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों को अतिरिक्त क्या भोजन की आवश्यकता होती है? तो भोजन का निर्माण पौधे के किस अंग में होता है? उसके बाद पौधा इस भोजन का क्या करता है? पौधे में विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं पौधे के विभिन्न भागों में होती है, ठीक है। वहीं जल एवं खनिज पदार्थ तथा भोजन की आवश्यकता होती है। जहाँ कहने का मतलब क्या बोला, फिर से कॉन्सेप्ट सुनिए। पौधे के विभिन्न भागों में होती है जहाँ जल एवं खनिज पदार्थ भोजन की आवश्यकता होती है। जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरफ की वाहिका फ्लोएम होती है जो संवहन ऊतक होती है। पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाती है। अब आते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। हम जान चुके हैं पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सारे अवशोषित जलों का उपयोग पौधे जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं? अतिरिक्त जल का क्या होता है? तो एक क्रियाकलाप देख लीजिए 3 में। इसमें आप गमला आपको दिखाई दे रहा है, गमले में लगे पौधों को अच्छी तरह से सिंचाई कर ले। 2-3 घंटे बाद अवलोकन कीजिएगा। पॉलीथीन की थैली की भीतरी सतह पर क्या जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है? सोचिए ऐसा क्यों होता है? जड़ें द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है, कुछ भाग उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जो जल होता है पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र, जिसे रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, जिनका यूज नहीं हो पाता है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
तेज हो जाती है। यदि किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन तेज हो तो पौधे का क्या होगा? अब आता है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य, दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। रात में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तापमान, गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि जाड़ा में कम रहता है। फिर हवा, हवा की बढ़ने की दर से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता, हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ये सब चीज़ें सूर्य, तापमान, हवा, आर्द्रता, ये सब क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। क्या आपने ध्यान दिया कि इन्हीं कारणों से गीले कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं? सोचिए ऐसा क्यों होता है? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से किस तरह संबंधित है। अब इसके बाद ये चैप्टर है कि इसका कुछ वर्डिंग है, देख लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? इस तरह हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ